बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे। आइए तो देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन और तिलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। बागवानी खेती के लिए अनुदान पर कई सुविधाएं हैं उपलब्ध। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण हैं। इन उपकरणों पर 40 से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी सुविधाओं में प्रति अवयव के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान उद्यानिकी फसल शहतूत की खेती करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में शहतूत का पौधा लगाएं, साथ ही जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान शहतूत का उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। शहतूत के जड़ नमी में सही तरीके से फैलते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर बरसात में पौधारोपण करें। चूंकि बरसात का मौसम होगा तो लगातार वर्षा से जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इससे जड़ सड़न और गलन भी हो सकता है। इसलिए जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। पौधों का सही विकास होगा तो बेहतर फलन होगा। शहतूत में हम देख रहे हैं कि अभी जो हम किस्म को इजाद किए हैं, अभी हम इसको ICR प्लांडू मलबेरी सिलेक्शन जो बोल रहे हैं, इसको आप लगा सकते हैं। लगाने का सबसे उपयुक्त समय है इसको आप बारिश के समय लगाइए, क्योंकि बारिश में नमी अच्छी रहती है और इसमें जड़ें काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो बारिश के समय इसको लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ध्यान रहे पानी वहाँ जमा ना हो और पानी की निकासी की एक अच्छी व्यवस्था हो। राज्य के जो किसान लत्तेदार बोदी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं वे मार्च में बुआई का काम पूरा कर लें। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। लत्तेदार बोदी की बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन देने में सक्षम उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता की उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रित करें। किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली और 60 दिन बाद भी 125 ग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। अब बारी एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। खेती का काम हम पूर्वज से हम चलते आ रहा है और
खेती का ही सफलता का राज। देखिए, एक दफ़े किसी को नीचे उतार देने पर ज़मीन पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कब क्या चीज़ में ज़रूरत है वो पहले से देखा जाता है। हमको ज़रूरत है कि आज जानवर को कुटी देना, कल से ही उसका जुगाड़ करना होगा। खेती करने में पहले तो करते थे, हमारा बाबूजी सब करते थे खाद वाला खेती, लेकिन हम लोग जब से ऑर्गेनिक किए हैं तब से ऑर्गेनिक में क्या है कि दवा दारू का कम खर्चा है। खाद वाला रहता है, जो बराबर जो खाया है वो समझ लेता है ये देखो खाद वाला है, दवा वाला देखो कितना देखने में कती है। तो इसके चलते उसका लेट से बिकता है, पहले हमारा बिक जाता है सामान, उसके बाद दूसरे का बिकता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो दर्शकों, आपने कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का हाल भी जाना। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छुपा है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दलहनी फसल की कटाई और भंडारण के बारे में।
किसान भाई, जब तक फसल में नमी रहेगी तब तक कटाई और भंडारण से बीजों की क्षति होती है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां पे हमारे विशेषज्ञ बृहद रूप में जानकारी देंगे। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, दाल हमारे थाली का अभिन्न हिस्सा है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम कहते भी हैं कि दाल रोटी हमारी चल रही है। निश्चित रूप से दाल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि इसमें पोषण होता है, और जब पोषण है तो इसकी ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत होती है तो निश्चित रूप से इसकी मांग भी होती है। झारखंड जैसे राज्य में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कई तरह की दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। हर मौसम की बात हम करते हैं, जैसे खरीफ हो या रबी हो, मूंग है, मसूर है, चना है, कुछ जगहों पर खेसारी का भी उत्पादन किया जाता है, मटर है। किसान भाइयों, जब आप इन फसलों का उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से जानकारी के अभाव में सही ढंग से कटाई नहीं हो पाती है, और कई बार भंडारण में भी कई गलतियां हम कर बैठते हैं। तो किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम देंगे वो है कि आप जब दलहनी फसलों की कटाई करें तो कैसे करें और भंडारण कैसे करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह दलहनी फसल के विशेषज्ञ हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, कटाई और प्रबंधन, भंडारण, इन तमाम विषयों पर हमारी आज बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं, हम जानते हैं कि कई तरह की फसलें हैं। इस वक्त जो दलहनी फसलें हैं हमारे किसान भाइयों के खेतों में, कई तरह की फसलें हैं। सबसे पहला ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्र में दलहनी फसल, क्या स्थिति है, क्या संभावना है, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे हम। हमारा झारखंड जो है ये दलहनी फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। इसमें पूरे देश की संभावना रहती है कि यहाँ से दाल की उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 आपका ये 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर दाल की खेती की जाती है कुल मिलाकर के, जिसमें आपका खरीफ सम्मिलित रहता है लगभग 4.55 लाख हेक्टेयर ज़मीन, और आपका रबी सीजन है 4.09 लाख हेक्टेयर ज़मीन के आसपास आता है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे ये झारखंड में 2 दाल वाली फसल प्रमुख है। एक तो अरहर होता है, जिसको जो है 2.55 लाख हेक्टेयर ज़मीन में माना जाता है, और उसके बाद दूसरा आपका ये चना होता है, जिसमें 2.60 लाख हेक्टेयर ज़मीन सम्मिलित है। तो हम कहने का मोटा मोटी है कि आपका ये क्षेत्र दलहन के लिए, अरहर और चने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ जो लोग खरीफ में लगाते हैं उसमें उड़द भी माना जाता है। लगभग 1.33 ये हज़ार हेक्टेयर, मतलब 1.33 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है हमारी उड़द की भी लगी रहती है। तो ये जो है आपका रबी और खरीफ की बातें हुआ, तो उसमें हम लोग यहाँ पर अभी सीज़न है रबी का, जिसमें चना लगाए हैं, मसूर लगाए हैं और मटर लगाए हैं, और पिछला जो खरीफ का ये अरहर है उसकी कटाई के लिए सभी हम लोग तैयारी में हैं। तो अभी स्थिति हम लोग की बन रही है कि हम इसको तैयारी इसके आगे बढ़ें। जी, तो जैसा आपने बताया कि कटाई की बात की आपने, तो जो किसान भाई कटाई करेंगे तो कैसे समझेंगे कि ये स्थिति हो गई है कटाई की? कौन सारे लक्षण होंगे इसके जिससे वो जान पाएंगे कि अब फसल हमारी तैयार हो गई और हम इसकी अब कटाई कर सकते हैं? जैसे पहले तो आप तो अरहर के बारे में जान लें, क्योंकि अरहर में नीचे की पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और उसके जो दाने हैं पुष्ट होने लगते हैं, और फली जो है उसमें पानी की मात्रा कम होती जाती है और दाने पुष्ट होकर के वो रंग आपका भूरे रंग में बदलने लगता है। तो अब जो है उसको धीरे धीरे अब देख लेंगे कि दांत से दबा करके कि उसमें नमी जो है लगभग 25-20% के आसपास आ चुका है। तो अब जो है उसको काटने का प्रयास करेंगे, काट करके उसको रखेंगे। और दूसरी जो फसलें होती हैं, जैसे आपका चना है, तो चना का डंठल थोड़ा सूखने लगेगा, पत्ती थोड़ा झरने लगेगा, और दाना जो है मैच्योर होने के लिए उसमें पीलापन, भूरेपन आने लगेगा, और दाना जो है उसमें नमी की मात्रा लगभग 16 से लेकर के 18% के आसपास पहुंच चुकी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अब हमें चना की कटाई करनी है, तो इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। और जो मटर है, मटर में भी पौध जो है उसके दाने पुष्ट हो जाते हैं और उसमें सूखे हुए रहते हैं, और उसके पौध जो है पत्तियां सूखने लगती हैं
और उसके तने भी सूख जाते हैं, तो उसको भी कटाई कर लेते हैं। इसी तरह से लक्षण आपका मसूर में भी आता है कि मसूर का भी तना सूखता है, पत्ता सूखने की स्थिति में आ जाता है, दाना फिलअप हो जाता है और वह जो है झरने न पाए इसके पहले ही हम जो है उसकी कटाई के लिए जो संसाधन है उसका उपयोग में ले आते हैं। बिल्कुल। समय क्या होना चाहिए, मतलब कितने समय के अंदर ये जो कटाई का काम है ये कर लेना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि किसान भाई थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं कि और थोड़ा पक ले, तो क्या एक निश्चित समय निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ इतने समय के अंदर अंदर काट लेना है? जैसे फसल का जो अवधि, फसल की जो अवधि है इतने समय के बीच, इस तरह की भी जानकारियाँ किसान भाइयों को होनी चाहिए। हाँ, ये जो आपका जो समय चल रहा है अभी मार्च जो है, तो इस मार्च के टाइम में आपके जो है लगभग चना पकने की स्थिति में आ चुके हैं, मटर जो है पकने की स्थिति में हो चुका है और मसूर जो है पकने वाली स्थिति में है। अरहर जो है जो मध्यम अवधि की है वो कट चुके हैं और जो लंबे अवधि की है कटने की तैयारी में है। तो उनके लिए यही है कि उसकी नमी का मात्रा, उसका लक्षण देख करके आदमी समझ लेता है कि ये दाना झरने न पाएगा और हम उसके पहले उसको काट करके बढ़िया ढंग से उसको खेत में सुखाते हुए और फिर बोझा बांध करके उसको अपने गंतव्य जगह जो खलिहान है वहाँ तक ले आएंगे। जी, तो जब किसान भाई फसल की कटाई कर रहे होते हैं तो कटाई के दौरान किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे मशीन आ गए हैं कटाई का, कुछ पारंपरिक ढंग से भी कटाई करते हैं, यंत्र भी हैं बहुत सारे। तो कटाई जब कर रहे हैं किसान भाई, दलहनी फसल कोई भी हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? पहली चीज़ तो कटाई के समय ये देख लें कि पानी वानी बरस तो नहीं रहा है। अगर पानी वानी नमी है, मौसम का ध्यान में रख लें। हाँ। मौसम अगर ये साथ दे रहा है तो हम जो है मौसम खुला रहना चाहिए और उसकी कटाई कोशिश करना चाहिए सुबह के समय करें और जिससे दाना वाना झरने का दिक्कत न रहे, क्योंकि सेकंड हाफ में करेंगे तो उस समय जब में ये आपका पौध जो है दाना सेटरिंग होने का, छिटकने का डर रहता है। तो सुबह के समय कटाई करें और शाम के समय उसको बोझा बांध करके उसको लाने की कोशिश करें खलिहान में। और जब कटाई करें तो उसमें आपका जो यूज होता है कटाई के यंत्र में, जैसे हंसुआ है, पहले के हंसुए जो है सामान्य रहते थे, लेकिन आजकल तो जो फाल्कन का आ गया है और दूसरे भी आ गए हैं, तो दांतेवार बढ़िया से रहता है, उसको एक बार पकड़ काटने में बढ़िया रहता है। कभी भी दलहनी फसल को उखाड़ना नहीं है। उखाड़ने से क्या होता है, उसके जड़ में बैक्टीरिया रहता है, हम उखाड़ते हैं तो बैक्टीरिया ऊपर आ गया और फिर न हमारे काम के आएगा न किसी काम पे आएगा। वो बैक्टीरिया ज़मीन में ही पड़े रहना चाहिए, जिससे अगली फसल के लिए हमें काम में आएगा। तो कटाई के माध्यम से ही चलेंगे। कुछ कृषि यंत्र भी रीपर आए हैं कटाई के लिए, उनके द्वारा भी कटाई की जाती है, हंसुए के द्वारा भी कटाई करते हैं। तो कटाई को बढ़िया ढंग से करना है और जिससे कि आपका ये श्रम जो है बहुत अच्छे ढंग से उपयोग हो सके, आपको थकान भी न लगे और आपका फसल भी बढ़िया ढंग से साफ़ सफाई के साथ कटाई होकर के अपने खलिहान में आएगा। तो खलिहान जो काटेंगे तो उसकी लंबाई वगैरह का भी ध्यान रखना कि कितना छोड़कर काटना है या किस तरह से काटा जाना चाहिए ताकि फसल कम से कम नष्ट हो। हाँ, दूसरा ये भी है कि अरहर है तो उसको ज़्यादा खूंटी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें बड़ा खूंटी रहेगा तो उसमें नुकसान हो सकता है, टायर पे असर पड़ सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि ज़मीन से आपको लगभग 4 इंच 3 इंच के आसपास में ही हम कटाई कर लें। कटाई करके ले आएंगे तो हम उसका भूसा को भी अपने फसल के जानवरों को खिलाने में भी उपयोग में ला सकते हैं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। कटाई का जब पूरा काम हो जाता है तो फिर हम उसको आगे के प्रक्रिया के लिए ले आते हैं। तो इसका आगे की प्रक्रिया जो है वो मड़ाई है। तो मड़ाई जब किसान भाई करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, कटाई हो गया तो उसके बाद बढ़िया ढंग से सूखना भी चाहिए, क्योंकि वह खलिहान में आएगा, अगर उसमें फंगस लगा है, बीमारी लगा है, कीड़े अंडे दे दिए हैं, तो वो जो है हमारे लिए आगे दिक्कत आएगा। इसलिए अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए और उसका बंडिंग करके बांध करके हम खलिहान में जब लाएंगे तो खलिहान को बढ़िया ढंग से साफ़ सफाई करके उसको गोबर से बढ़िया ढंग से लीप करके अच्छे से कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर भी नहीं आए और उसमें धूल गर्दा भी नहीं आए। और साथ में वहाँ पर हमारा खलिहान पे एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कीड़े मकोड़े से मुक्त रहना चाहिए। वहाँ बीमारियाँ पहले के जो ऐसा ना हो कि दीमक पहले की टीला बना के बैठा हो या दूसरी कीड़े वहाँ पे बैठे हों, इसलिए पूरी तरह से एकदम साफ़ सफाई करके एकदम अच्छे बना लेना है और फिर खलिहान में ले आकर के सरिया करके रख देना है। उसको खलिहान में धीरे से खोलेंगे। खोलने के बाद आप मड़ाई के लिए जो संसाधन है, पहले तो लोग जो है डंडे से पीटते थे जैसे अरहर के लिए, आजकल के लोग जो है और ये भी उपाय था कि जो चना के लिए, मटर के लिए, मसूर के लिए उसको
पैरा लगा देते थे और उसके ऊपर बैल को चलाते थे, तो दाना छूट जाता था और उसके बाद फिर उसाई करके दाने को अलग करते थे। लेकिन आजकल का सिस्टम है कि थ्रेसर दौड़ा देते हैं, उस तरह से करते हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर के साथ साथ थ्रेसर में भी डालते हैं, मल्टी क्रॉप थ्रेसर आता है। तो जब सूखा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो दाना हमारा बच जाएगा। अगर सूखा नहीं रहेगा दाना तो हमारा दाना टूट जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें, क्योंकि बीज के रूप में भी करेंगे तो जर्मिनेशन हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए, और अनाज के लिए रखेंगे तो वहाँ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस माध्यम से बढ़िया ढंग से उसको सुखाना है और तब उसके बाद मड़ाई करेंगे। मड़ाई करके उसका दाना को अलग करेंगे और सफाई करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं डॉक्टर साहब जो वर्गीकृत करते हैं, उसको उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो वो क्या कैसे करना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, जो किसान भाई हैं उनको पहले तो जैसे आपका हार्वेस्टिंग हो गया तो उसके बाद थ्रेसिंग करने के लिए खेत में ले आए। ले आने के बाद उसको प्रयास ये करना है कि हमें अच्छे ढंग से उसका देख रेख करते हुए उसमें कोई नुकसान ना होने पाए, क्योंकि ये बीज है, क्योंकि ये दाना है, ये हमारे अच्छे ढंग से। तो उसकी जो साफ सफाई होने के बाद ग्रेडिंग करना ज़रूरी होता है। ग्रेडिंग करने के लिए उसमें बड़े दाने, मध्यम दाने, छोटे दाने, तो उस तरह से उसकी छटाई कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा क्वालिटी की चीज़ हो। अगर बीज के लिए जा रहा है तो अच्छे क्वालिटी जाए, जो है अगर जो है हमें अनाज के लिए तो भी अच्छे जाए, और जो वेस्टेज छोटे छोटे दाने हो गए हुए हमें जानवरों के चुन्नी के रूप में खिलाने में काम आ जाएगा। तो 3 कैटेगरी को हो जाएगा, एकदम ओवर साइजेस, मीडियम साइज, जो कि हमें मीडियम साइज मार्केट में ले आते हैं, और अंडर साइज जो है उसको छोटे दाने हैं तो उसको अपने खाने में यूज कर लेते हैं या जानवरों के उपयोग में ले आते हैं। ग्रेडिंग कर लेते हैं, ग्रेडिंग करके फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए अच्छे बोरे होना चाहिए, जूट के बोरे होने चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब ये सारा काम हो जाए तो फिर भंडारण की एक आवश्यकता होती है, तो भंडारण में किन किन बातों का ध्यान रखें? भंडारण में खलिहान तो पहले हमने बोरे में भर लिया, और लेकिन भंडारण के लिए विशेष सावधानी, झारखंड में यही में हम लोग पीछे रहते हैं, हम भंडारण अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। हर साल हम लोग बाजार से बीज पे आश्रित रहते हैं। तो भंडारण के लिए पहला चीज़, आपको दांत से दबाएंगे, कट से आवाज़ आए तो मतलब उसमें 10% मॉइस्चर रह गया, तो अब उस पर भंडारण करना चाहिए। अगर आपका 12 से 15% में है, कच्च से करेगा, किच करेगा, तो आपका दाना ठीक नहीं है रखने लायक। तो उसको खूब सुखाना है। सुखाने के बाद 2 तरह से चीज़ है। एक तो बीज के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर करंज का लेप, तेल का लेप लगाना चाहिए। अगर खाने के लिए रखते हैं तो उसमें करंज का लेप नहीं लगाना है। अब जो है उसके लिए एक पुरानी पद्धति है कि जो घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो पानी पीते हैं वो बचा रह जाता है, उसको खूब सूखा करके उसके बाद कंडे या गोइठे का जो राख होता है उस राख के अंदर उसको मिला करके उसमें भरते थे, और फिर उसको कपड़े लगा करके, परे लगा करके मिट्टी से लेप कर देते थे। और अपने घर के जो कोना है वहाँ बांस लगा रहता था, उसके ऊपर ये अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, इस तरह से रखते थे। तो उसमें क्या होता, कीड़ा नहीं आता था। पहले की पद्धति ये थी, उसमें कीड़े नहीं आते थे। तो अभी क्या सिस्टम आ गया कि हम जो है भंडारण जो है वो बखारी हमारी होती है, कहीं कहीं मिट्टी की बनती है और कहीं कहीं जो है आपका पुआल का बनाते हैं, कहीं कहीं आप जो है ये आपका एल्युमिनियम का बनता है। झारखंड में पुआल का बहुत प्रचलित है। पुआल का बहुत प्रचलित है, उसका बहुत अप्रिशिएट करता है लोग, पुरानी पद्धति है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रख करके लोग उसको करते हैं। और लेकिन जो है जो जीआई सीट का बनता है, तो जीआई सीट में उसको भंडारण के लिए खूब सुखाना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। पिछले कोई फसल के अवशेष उसमें बचे नहीं रहना चाहिए, और उसमें मैलाथियान पाउडर या मैलाथियान का लिक्विड जो आता है घोल, उसमें छिड़काव मारना चाहिए, जिससे हमारे कीड़े जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल रहे। और ये जो है अपने अनाज को हम तब उसमें ले जाकर रखते हैं, और फिर जो है पहले मैलाथियान मिलाते थे, लेकिन आजकल मैलाथियान नहीं मिला जाता है। उसके जगह पर लोग सल्फास का टैबलेट होता है कि वह टैबलेट जो है 3 ग्राम का रहता है, तो उसको उसमें डालते हैं कपड़े में लपेट करके। तो उसमें से गैस जो निकलता है, अगर कोई कीड़ा रह जाएगा उसमें दिखाई भी देता है, तो उसमें वह कीड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और उसको सील करके पैक कर देते हैं। और इससे ये सुविधा होता है कि भविष्य में हमें कोई कीड़ा वहाँ पर नहीं आएगा। तो एक तो ये घड़े वाला हो गया, दूसरा आपका पुआल वाला हो गया, तीसरा जीआई सीट हो गया, चौथा मिट्टी का जो कुंडा बनाते थे, पांचवा जो है आप जो है उसको स्टोर जहाँ रखते हैं दीवार से 1 फीट हट के, ज़मीन से आधा फीट छोड़ करके, मतलब दीवार से 1 फीट, क्योंकि उसका दीवार का मॉइस्चर उस पर बोरे पे न आए,
नीचे जो है जो ज़मीन पे रखते हैं फर्श, उसका मॉइस्चर ऊपर न उठने पाए, तो इसलिए उसके नीचे लकड़ी लगा देते हैं, ऊंची हो जाएगा, हाँ, ऊंचा हो जाए। हाँ, हाँ। और नीचे जो है कोशिश करते हैं एक प्लास्टिक त्रिपाल लगा देते हैं अगर कमर्शियल रखना है तो, और फिर उसके ऊपर बोरी में छल्ली बना करके रखते जाते हैं और पुनः लास्ट में उसको लपेट करके और फिर उसके बाद सल्फास का टैबलेट लगा देते हैं, पैक कर देते हैं। तो ये जो भंडारण करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे एक बार हमने भंडारण किया तो कितने समय तक हम उसको रख सकते हैं? आप भंडारण एक बार अगर उसमें सिस्टम में ढंग से रख दिए हैं तो आपका 4 से 5 महीना सुरक्षित है। फिर भी अगर जो है उसमें बीच में चेक कर लेना चाहिए, अगर कुछ कीड़े आ गए तो फिर से टैबलेट वहाँ पर लगा देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कीड़े जो अगर भी आए भी तो वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं तो कटाई में विशेष ध्यान दें, उसके बाद मड़ाई करें और मड़ाई के बाद भंडारण जो सबसे महत्वपूर्ण है। भंडारण के दौरान जितनी भी बातें डॉक्टर साहब ने कही, अगर उन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो लंबे समय तक आप अपनी फसलों का भंडारण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए और बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।